कमांडर नवाज अली रिंद एक हमसाया मुल्क में पुरस्कार हालात में मारा गया। अस्करियत पसंद नवाज अली रिंद का ताल्लुक आवरान से था और वो 2014 से कलअदम BLF का सरकर्दा रुकन था। पाकिस्तान का एक और दुश्मन अंदरूनी लड़ाई में मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस BLF कमांडर नवाज अली रिंद हलाक हो गया। नवाज अली रिंद की मौत एक हमसाया मुल्क में पुरस्कार हालात में हुई। अस्करियत पसंद नवाज अली रिंद का ताल्लुक आवरान से था। 2014 से कलअदम BLF का कारकुन था। अलहदगी पसंद कमांडर गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी से अस्करियत पसंद ग्रुपों में फूट पड़ चुकी है। शंबे की गिरफ्तारी और इंटेलिजेंस इदारों की कामयाबियों से दहशतगर्द तंजीमें शदीद दबाव में हैं। घेरा तंग होने से दहशतगर्द तंजीमें अपने ही कमांडर्स मारने लगी हैं। कुछ दिन पहले जमातुल अहरार का कमांडर सरबकफ मोमन भी इसी तरह के हालात का शिकार हुआ था। दहशतगर्दों की इस तरह हलाकत इशारा है कि मुल्क दुश्मनों को सर छुपाने का ठिकाना नहीं मिल रहा। इस तरह के वाकयात से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में वाज़ेह कमी आएगी। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से अब टूट फूट का शिकार हैं ये दहशतगर्द तंजीमें और इंटेलिजेंस इदारों की कामयाब कार्रवाइयों की वजह से और गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी की वजह से, सरेंडर करने की वजह से, कौमी धारे का हिस्सा बनने की कोशिश की वजह से अब हो ये रहा है कि ये सर छुपाने की इन तंजीमों को जगह नहीं मिल रही और अजीब कसमा पुरसी के आलम में अपने ही कारिंदों को ये मारने पर तुल गई हैं। तो अस्करियत पसंद नवाज अली रिंद 2014 से इसके साथ था, BLF के साथ। कितनी बड़ी कामयाबी है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब वो कहते हैं कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, ये खुद ही एक दूसरे को मारने पर तुल गए हैं अब तो। बात ये है सती कि ये बेसिक वजह ये है हमारी सिक्योरिटी एजेंसी काउंटर इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी है, ये इतनी कामयाब जा रही है कि इनके करीब घेरा तंग हो रहा है, जिससे इनमें आपस में एक फियर ऑफ अननोन, डर के लिए हमें आज पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो जिस पे शक होता है उसको अब मुझे मारना शुरू कर रहे हैं। एंड दैट इज वेरी हैप्पी साइन कि इसका मतलब है कि अब इनमें टूट फूट के शिकार हो गए हैं, ये घबरा गए हैं और इनके लोअर कमांडर जो है वो छोड़ना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। ये जो बड़े कमांडर इनको रोका हुआ, ये फिर अब कमांडर को मारे नवाज रिंद की तरह। फिर गुलजार शंबे जब पकड़ा गया तो उसने बहुत डिटेल बताई हैं तो जी कौन कौन से कमांडर कहाँ कहाँ पर हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां तक पहुंचने में बड़ी आसानी हो रही है। फिर अब हमसाया मुल्कों में खुद मारे जा रहे हैं। आपके साथ सरबकफ जो था मोमेंट वो भी मारा गया, जिसको हमसाया मुल्क में मारा गया, अभी ये मारा गया। इसी तरीके से और आप अनकरीब देखेंगे कि बहुत ज्यादा ये मारे जाएंगे। वजह ये है कि इनका मोराल खत्म हो चुका है, अब ये डर चुके हैं, इनमें वो ताकत नहीं रही है। इनको फिर जो हमारी एक दुश्मन रंजन थी, अब उनका भी तो कम होता जा रहा है। ना इनको वेपन मिल रहा है, ना एम्यूनिशन मिल रहा है, घरों को पैसा मिल रहा है। फिर गुलाम शब्द ने आपको बताया कि इतना जुल्म कर रहे हैं, तो वो उसकी वजह से अब ये मेन स्ट्रीम में भी आना चाह रहे हैं बहुत लोग, और वो अब आज और ज्यादा इस तरह के हालात देखेंगे। तो यकीनन ज़ाहिर है जो गुलजार शंबे के पर घेरा तंग हुआ, फिर जो दहशतगर्द गिरफ्तार तंजीम है हमने देखा, इस गिरफ्तारी के बाद जो इंटेलिजेंस इदारों की कामयाबी है उसको सराहना चाहिए कि किस तरीके से फिर अब मजीद इनके शफात सामने हो रहे हैं। मगर ये दूसरा वाकया हुआ है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब कि पुरस्कार हालात में हलाकत हुई है, तो इस पर आप क्या रोशनी डालिएगा? और हमसाया मुल्क में ही ये वाकया पेश आया, तो आप समझते हैं कि जो गुलजार शंबे ने एक मैसेज दिया था कि आकर हथियार डाल दें और रियासत आपके साथ अच्छा सलूक करेगी, वो मैसेज बेहतर था अगर उसे अडॉप्ट कर लिया जाता? नहीं तो ये वाकयात हो रहे हैं जो हमारे सामने। सदब यही वजह है बेसिकली जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक बहुत अनथक कोशिश से, बहुत प्लान करके अनकन्वेंशनल तरीके से गुलजार इमाम शंबे को पकड़ा, फिर उसको समझ आई, उसने ब्रीफ किया, जब उसको एक अच्छे तरीके से हैंडल किया गया, उसको मेन स्ट्रीम में लाया गया, अब वो अपनी फैमिली के साथ, घर वालों के साथ पुरसुकून जिंदगी जी रहा है, जिससे इन लोगों को एनकरेजमेंट हो रही है। और उसने यही कहा कि आप आ जाए, हमने बड़ी गलती की है। पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज ने, एजेंसी ने बहुत काम किया, कैडेट कॉलेज बनाए हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल बनाए हैं, प्ले ग्राउंड बनाए हैं, उनको रोजगार मुहैया कर रहे हैं। अभी CPEC की वजह से उनको और कुछ हो रहा है, उनको बहुत अब
सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी नजर आ रही है, जिसकी वजह से अब इन में आपस में जो फूट इसी वजह से पड़ी है। फिर ये भी पता चल गया कि जी अब हमारी सिक्योरिटी फोर्स इनके नजदीक पहुंच चुकी है, तो ये खुद ब खुद अपने आप को इन्होंने मारना शुरू कर दिया है। दिस इज अ वेरी हेल्दी साइन। इट मीन्स कि करीब आप देखेंगे कि बहुत लोग हथियार डालेंगे। हमारे जो ब्लोच भाई गुमराह किया गया है इंटेलिजेंस एजेंसी में, गलत उनसे कमिटमेंट दबाई गई, वादे किए गए, वो पूरे नहीं हुए, जबकि आपको नजर आ रहा है कि प्रोडक्शन में तरक्की हो रही है, जिसकी वजह से आप और ज्यादा ऐसे इंसिडेंट देखेंगे इंशाल्लाह। चलें, ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकारुल हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं, उनसे भी जरा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया वकार साहब फॉर बीइंग विद अस। ये आप देखें कि किस तरीके से ये आपकी नजर में ये हो क्या रहा है, ये गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी के बाद ये आपस में क्या इख्तिदार की जंग है, या अब इन्हें कहीं छुपने का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा, हो क्या रहा है इस वक्त इन तंजीमों में? जी थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेनली इसमें 5 फैक्टर्स हैं जो अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दें मैं उसमें एक्सप्लेन कर ताकि बैकग्राउंड भी क्लियर हो जाए और जो है जो करंट हैपनिंग्स हैं उसमें एक फैक्टर तो जो है वो है पॉलिसी का। अगर आपको याद होगा जब जनरल आसिम आए हैं, इन्होंने आई थिंक विजिट किया था बॉर्डरिंग रीजन का, और उसमें केपी में भी बलूचिस्तान में एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया था कि इसमें जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं या डिसिडेंट्स हैं या सब नेशनलिस्ट हैं, या तो वो हथियार डाल दें और मेन स्ट्रीम में आ जाएं, या फिर स्टेट से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। और उसके बाद एक पॉलिसी बनी थी जीरो टॉलरेंस की, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो गुलजार इमाम शंबे की जब गिरफ्तारी हुई थी और उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन आई थी, फिर उसकी एक एक्नॉलेजमेंट आई थी जिसमें से अपील की थी डिसिडेंट ग्रुप्स को कि जी आप मेन स्ट्रीम में आए। तो एक साथ है गुलजार इमाम शंबे की एक तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन थी, आई थिंक बलोच नेशनल आर्मी, एंड देन इट वाज ब्रास में वो बड़ा इफेक्टिव था, बलोच राज जोई संगर, विच मीन्स की जो कोऑर्डिनेट करती थी, और पीछे सपोर्ट थी रिसर्च एनालिसिस विंग की। तो वो जो नेटवर्क टूटा है तो काफी सारी इंफॉर्मेशन आई है एजेंसीज के पास। तीसरा पॉइंट है कि जो एजेंसी जी वकार साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, कोशिश करेंगे उनसे बात करें क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ अहम फैक्टर्स हैं जिनमें से उन्होंने 5 फैक्टर्स का जिक्र किया। वो ये बता रहे थे कि एक तो ये कि दहशतगर्दों ने जब हथियार डाले, गुलजार इमाम शंबे की बात कर रहे थे, तो इनका जो नेटवर्क टूटा है उससे भी बहुत सारी मालूमात हासिल हो रही हैं, इंकशाफात हुए हैं और ये गिरफ्तारी अमल में आ रही है। और फिर खुद जब जाहिर है जब ये मालूमात लीक होंगी तो इन जो दहशतगर्द तंजीमें इनके अंदर भी एक अफरा तफरी और टूट फूट का ये शिकार हो गए। नोबडी इज ट्रस्टिंग ईच अदर। तो इस वजह से भी हम ये देख रहे हैं कि इस तरह के हालात व वाक़यात में, और जैसे कि पॉइंट आउट भी किया हारिस नवाज साहब ने कि ये इक़्तिदार की और कौन कमांडर होगा इसकी भी एक जंग है, ताकि सब जो हैं वो एक यूनिटी के साथ चलें। लेकिन हम ये यूनिटी यहाँ पर टूटते हुए देख रहे हैं, एंड क्रेडिट गोज टू इंटेलिजेंस एजेंसीज, और जो इस हवाले से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं उस वजह से भी हम ये देख रहे हैं कि ये पुरस्कार हलाकतें हमारे सामने आ रही हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से सूरत हाल। वकार हसन साहब एक बार फिर हमारे साथ हैं। सर आपसे डिस्कनेक्ट हो गए थे, सर आप बताइएगा, आप कहते 5 फैक्टर्स हैं जिनमें से आप 2 का जिक्र कर रहे हैं, दूसरे का जिक्र कर रहे थे। जी अभी जो सेकंड फैक्टर था वो तो गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी के बाद जो है उसमें से जो टोवर इंफॉर्मेशन आई उसको फिर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें नेटवर्क्स में पेनिट्रेशन हमारी एक्सपैंड हो गई है। तीसरा फैक्टर मैंने बताया था कि जो बेसिकली जो एजेंसीज हैं इनकी होस्टाइल एजेंसीज उन्होंने भी अपना प्रॉब्ली हाथ खींचना शुरू कर दिया, और जब डिसेंशन आती है ग्रुप्स में तो उसके बाद फिर आपस में फूट पड़ना शुरू होती है, जिसके आसार आपको नजर आ रहे हैं, जैसा रिंद का है जो एलिमेंट है जो आपने जिक्र भी किया इनिशियल रिपोर्ट में। चौथा फैक्टर है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे जो हमारे ब्रदर कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान है, ईरान है, अगर आप देखें तो कल इवन आई थिंक जरादम खेल का भी बहुत बड़ा टेस्ट था, वो भी मारा गया था, जफरी जो है, एंड देन ISKP का एक हेड मारा गया था कुन्नड़ में। और सो इट मीन्स कि अभी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ बेहतर हुई है, और उसमें एजेंसी प्रॉब्ली कोऑपरेट करके इनको ठिकाने लगा रही हैं। तो एक तो हो गया ये। दूसरा लास्ट फैक्टर इज आई एम श्योर कि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है कि आप किस तरीके से बलोच यूथ को एंगेज करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, कैसे आप ऑफर करते हैं टू बिकम मेन स्ट्रीम, और बेशुमार आई वुड से अपॉर्चुनिटीज हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है। हिंदुस्तान के मिनरल्स आर $50 ट्रिलियन, सिर्फ रेकोटेक का एक ब्लॉक $1 ट्रिलियन का। जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ शेल गैस है, और ये सारा जो है बलोच यूथ का ही है और पाकिस्तानियों का है। तो बलूचिस्तान है तो पाकिस्तान है, एंड आई फोरसी के 2023 जो है इंशाल्लाह विल बी बेसिकली ईयर ऑफ डिफीट ऑफ टेररिज्म एंड सब नेशनलिज्म, और इंशाल्लाह डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान।
بالکل آپ نے درست فرمایا، لیکن دیر از ون ایلس، ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان کی جس طرح سے آپ نے بات بتائی ریکارڈ کی، پھر اس کے بعد جو اس کے اندر جو آف شور ہمارے پاس گیس کے ذخائر ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرولیم کے ذخائر وہاں پر ہیں، بہت ہی رچ یہ خطہ ہے. تو اس کے اندر جو دوسری ایجنسیز ہیں دوسرے ملکوں کی، ان کے بھی یہاں پر انٹرسٹ ہیں کافی، جس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان خوشحال ہو اور یہاں پر امن و امان ہو اور پاکستان خوشحال ہو. تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جی ایگزیکٹلی، آئی تھنک دس از اے ویری پرٹیننٹ فیکٹر جو آپ نے مینشن کیا ہے. اس میں ایک تو دیکھیں ریجنلی ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایران سعودی رپروشما کروایا چائنا نے، اور اس میں پاکستان کی ایفرٹ ہے جو ٹائم ایکنالوج نہیں کی جاتی. ہماری بڑی ڈیزائر رہی ہے کہ گلف کے اکراس جو ہاسٹیلٹی ہے، اچھا اس کا ایک سیلوٹری افیکٹ آئے گا ریجن میں، بیکاز اس میں کچھ پراکسی وارز بھی ہو رہی تھی. آئی ناٹ نیم اٹ، لیکن ڈیفینیٹلی جو ہوسٹل ایجنسیز ہیں، چاہے وہ ویسٹ کی افغانستان میں بیٹھی ہوئی تھی پہلے، یا لیٹس انڈین ریسرچ انالیسس دیں گے، یہ کبھی بھی نہیں چاہتے. دے نو دا پوٹینشیل، اینڈ آئی وے دا پیپل آف بلوچستان مور دین دی ایسٹس جو ہیں، منرلز ہے، بیکاز الٹیمیٹلی اٹس دا پیپل. تو ان کو پھر سی پیک کا نیکسٹ فیز لانچ ہونا ہے، جس میں آئی تھنک دے آر گوئنگ ٹو بی کوسٹ لائن ہے ہمارے بڑے شہروں کو ڈیولپ فردر کیا، لائک گوادر انسٹیٹیوٹس بن رہے ہیں، پھر گوادر ایئرپورٹ کا آلریڈی افتتاح ہو گیا، انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، ڈیپ سی واٹر پورٹ ڈیولپ ہو رہی ہے. اینڈ دین آپ نے اس کا ذکر کیا آف شور، اور ایک شیل گیس کا بھی سروے بھی ہے جو انٹرنیشنلی گوگل پہ بھی ہے کہ بلوچستان از فلوٹنگ آن شیل گیس، اور اتنی گیس ہے کہ یہ شاید 200-300 سال پاکستان کے لیے کافی ہے. پہلے ایسٹیمیٹڈ تھا نا 19.3 ٹریلین کیوبک فیٹ کے ذخائر، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، اور پھر یہ بھی ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک دیز آر سم آف دا فیکٹر. اس میں پولیٹیکل ول بھی چاہیے، بیکاز آغاز حقوق بلوچستان جب پیکج آیا تھا اس کے بعد آئی تھنک اس کو فورسفلی. ایک اور فیکٹر میڈیا کا بھی ہے، اور آئی تھنک ایئر وائی ٹو بی کمینڈیڈ کہ آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم رپورٹ بھی کی جا کے انگیج، کہ اس کو انکریز کیا جائے، بلوچ یوتھ کے ساتھ انگیج کریں. ان کے پرابلم جو ہیں جینون ایشوز ہیں، کئی جگہ پانی نہیں پہنچ سکتا، ٹرینوں پہ پانی جاتا ہے. دیر آر ایریا جہاں ایگریکلچر ڈیولپ ہو سکتا ہے، لائف اسٹاک ہے، پھر ان کا فیوچر ہے کہ اس کے اندر ان کو انگیج بھی. اور آئی ایم شیور گورنمنٹ کرتی ہے، لیکن آئی تھنک میڈیا جو ہے جنرلی نیگیٹولی رپورٹ کرتا ہے، بیکاز لوگ جاتے نہیں ہیں وہاں پہ. تو وہ آئی تھنک اس میں میڈیا کا بھی ایک رول ہے کہ آپ میکسیمم پازیٹیو اسٹوریز اور یوتھ کو انگیج کریں. بالکل بالکل، آپ نے بہت سارے فیکٹرز جن کو پوائنٹ آؤٹ کیا، دے آر ویری امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ وقار حسن صاحب. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث حماد صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور خاص طور پہ جو ذکر کیا انہوں نے کہ جو ہاسٹائل ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی ہاتھ کھینچنا شروع کر دی، کیونکہ جو انٹرنیشنل کوآرڈینیشن ہے وہ بہتر ہوئی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے جو یہ اس خطے کے ایشین ریجن کے جو ممالک ہیں، چاہے وہ رشیا ہو، چائنا ہو، پاکستان ہو، ان کے جب آپس میں ٹریڈ کے حوالے سے بھی معاملات بہتر ہو رہے ہیں، تو یہ بھی چاہتے ہیں ان کا بارڈر سیکیور ہو اور امن و امان جو ہے اس کو فروغ ہو. تو اس پہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے. دوسرا جو ہماری فورسز کی جانب سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے.